एक गांव में एक आदमी फजल कसाई का काम करता था। उस गांव में वह अकेला ही यह काम करता था। इसी वजह से जब किसी को भी चिकन या मटन चाहिए था वो फजल की ही दुकान पर आता था। पर फजल बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था, वो हमेशा तोल में हेरा फेरी करता था। भाई फजल, जरा 1 किलो चिकन तो देना। हाँ हाँ, क्या बात है मदन भाई, आज बहुत खुश लग रहे हो। आज मैं 12वीं कक्षा में पास हुआ हूँ, इसीलिए माँ चिकन बनाएंगी। जैसे ही मदन का ध्यान बातों में लगा, फजल ने चिकन कम तोलकर फटाफट पैक कर दिया। इसी प्रकार वह सबको कम सामान देता था। वाह, इसे तो पता भी नहीं चला, मैं इसी से खूब पैसे बना लेता हूँ। एक दिन फजल के पास एक सिपाही आया। फजल, मंत्री ने कल सुबह 25 किलो मटन मंगवाया है, ये लो पैसे, और सुबह सबसे पहले उनके घर मटन दे आना। ठीक है, मैं दे आऊँगा। फजल अपनी आदत से मजबूर था। उसने केवल 20 किलो मटन ही तैयार किया और मंत्री के घर दे आया। तुमने फजल से कितना मटन मंगवाया था? जी 25 किलो। तो फिर ये मटन कम कैसे पड़ा? पिछली बार जब मैंने दूसरे गांव से 25 किलो मटन मंगवाया था तब तो ज़्यादा था। इस बार ऐसा क्या हुआ? लगता है बावर्ची ने मटन गायब किया है। बावर्ची को बुलाओ। जी हुजूर, कहिए। क्यों भाई, पिछली बार तो मटन बच गया था, पर इस बार क्या हुआ? खाना कम क्यों पड़ा? क्या तुमने मटन गायब कर दिया? नहीं जनाब, मैंने तो सारा मटन बनाया था, जितना भी आया था मैंने बना दिया, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। तो फिर ये जरूर फजल ने ही किया है, फजल को बुलाओ। और फजल वहाँ आता है। फजल, तुमने मेरे साथ बेईमानी की है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। नहीं हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। पर मंत्री ने फजल की एक ना सुनी और राजा को कहकर फजल को जेल में बंद करा दिया। सीख, बेईमानी का घड़ा कभी ना कभी तो फूटता ही है। अंडे वाला राजन। जगतपुर नाम के गांव में राजन नाम का एक आदमी रहता था। उसका अंडों का व्यापार था। वह अपने गांव में कम दाम पर अंडे खरीदकर शहर में दुगने दाम पर बेचता था। एक दिन उसका साला मनोहर उसके पास आया। जीजा जी, मुझे काम की आवश्यकता है, क्या आप मुझे अपने यहाँ काम देंगे? काम तो तुम कुछ करते नहीं, मैंने तो तुम्हें कोई काम करते नहीं देखा, बस हमेशा ख्याली पुलाव पकाते रहते हो, क्या काम कर पाओगे तुम? हाँ जीजा जी, मैं काम करूँगा, आप विश्वास तो करो। राजन ने मनोहर को अपने पास काम पर रख लिया। मनोहर देखो, ये अंडे पास वाली दुकान पर दे आओ। हाँ जीजा जी। इस तरह 1 सप्ताह बीत गया। मनोहर, आज तुम दुकान संभालो, मुझे बाहर अंडे सप्लाई देने जाना है। हाँ जीजा जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ का सब काम संभाल लूँगा। जीजा जी, आप मुझे अंडे सप्लाई करने बाहर क्यों नहीं भेजते? मैं भी तो गाड़ी चला लेता हूँ। नहीं मनोहर, तुम अभी बहुत छोटे हो, समय आने पर मैं तुम्हें खुद भेजूंगा। और इस तरह काफी समय निकल जाता है। कुछ दिनों बाद मनोहर ने राजन से कहा, जीजा जी, आज आप मुझे अंडे सप्लाई करने भेजिए, मैं सारा काम सीख के आया हूँ, मैं सारा काम अच्छे से करके आऊँगा। ठीक है राजन, आज तुम चले जाओ, पर गाड़ी ध्यान से चलाना। मनोहर खुशी खुशी टेम्पो लेकर चला जाता है, पर अपनी मस्ती में थोड़ी दूर जाने पर एक खंभे से टकरा जाता है, जिससे टेम्पो पलट गया और सारे अंडे टूट गए। जब राजन को पता चला तो वहां पहुंचा। ये क्या किया मनोहर तुमने? जीजा जी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने ही ख्यालों में गुम होकर टेम्पो चला रहा था, इसी वजह से सब गड़बड़ हुई, मुझे माफ कर दो जीजा जी। ठीक है मनोहर, तुमने अपनी गलती मान ली, पर अब तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए कि कोई भी काम करो तो समझदारी से और संभल कर करो। हाँ जीजा जी। सीख, अपनी गलती मान लेने में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। लालची प्याज वाला। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रवि। वह बहुत लालची था। वह सब्जी उगाकर शहर जाकर बेचता था। एक दिन उसने सभी किसानों को बुलाकर कहा, इस बार कोई टमाटर नहीं उगाएगा,
अगर हम सिर्फ टमाटर ही उगाएंगे तो बेचेंगे क्या? मैं तो टमाटर नहीं उगाने वाला और आपको भी यही सलाह दूंगा कि टमाटर मत उगाइए। और फिर वह खुद टमाटर उगाकर बोरियों में लादकर शहर चला जाता है। अरे आज कौन सी सब्जी उगाई है रवि? टमाटर उगाए हैं, दाम है 700 रुपए किलो। इतना ज्यादा? थोड़ा तो कम कर दे। अरे क्या मुझे नहीं पता तुम इसे कितने में बेचोगे? आज सिर्फ टमाटर ही है मेरे पास, तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। व्यापारी ने लाचार होकर पैसे दे दिए। घर पर रवि की पत्नी ने उससे कहा, आप तो बड़े ही चालाक हो जी। किसानों को तो टमाटर उगाने के लिए मना कर दिया और खुद मुनाफा बचा लिया। एक औरत खिड़की से यह सब सुन लेती है। वह जाकर किसानों को सब बताती है। अरे सुनो सुनो भाइयों, रवि तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। खुद तुम्हें टमाटर बेचने से मना करके खुद सभी टमाटर शहर जाकर बेच रहा है। जानते हो, उसने अपनी खेती टमाटर की ही की है। इतना बड़ा धोखा? वो किसान है, इसलिए हमने उस पर भरोसा किया। हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए। तभी सूट बूट पहने एक आदमी आता है और कहता है, मैं कृषि विभाग का अधिकारी हूँ। आजकल प्याज में मिलावट होने की खबर आई है, इसलिए मेरी सलाह यही है कि इस बार प्याज ना उगाएं। आप तो हमारे लिए भगवान हैं। आप जैसा ईमानदार अधिकारी हमने नहीं देखा। यह कहकर सारे किसान हंसने लगे। तभी रवि भी चुपके से यह बात सुन लेता है और वह प्याज उगाने की ही सोचता है और खूब सारे प्याज उगाकर शहर बेचने के लिए ले जाता है। फिर रवि प्याज की बोरियां लादकर शहर जाता है। अरे रवि, अगर प्याज लाए हो तो जाओ और फेंक दो, लेकिन यहाँ मत फेंकना, नहीं तो बदबू आएगी। फिर रवि ठेले पे प्याज बेचने जाता है, लेकिन कोई लेने नहीं आता। यह देखकर रवि अपना सिर पीटने लगता है। तभी वहाँ किसान आते हैं और उससे कहते हैं, तुमने हमें धोखा दिया था ना? हाँ। अब उसी धोखे की वजह से तुम खुद भुगतो। हमारा नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन तुम्हारा नुकसान तो होना ही चाहिए। तुम लालची और धोखेबाज हो। यह कहकर सभी लोग उसे पीटने लगते हैं और रवि लंगड़ाता हुआ घर चला जाता है। सीख, किसी का नुकसान करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। बिरयानी की खुशबू। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया राजेंद्र था। राजेंद्र का एक बेटा और बहू थे। बेटा तो बहुत नालायक था, पर बहू बहुत ही समझदार थी। राजेंद्र एक चाय और समोसे का ठेला लगाता था और अपना घर चलाता था। उसका बेटा लल्लन तो बस इधर उधर घूमता ही रहता था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब सारा दिन अपने ठेले पर काम नहीं कर सकता। तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हें मेरे व्यापार में अपना साथ देना चाहिए। नहीं पिताजी, मुझसे यह नहीं होगा। मैं तो सारा दिन एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। मैं कल से आपके साथ ठेले पर जाऊंगी, आपकी मदद भी करूंगी। पर बेटा। मना मत कीजिए पिताजी, मुझे अपने साथ ले जाना मत भूलिए। मैं भी आपके बेटे की तरह हूँ। ठीक है बेटा, तुम कल मेरे साथ चलना। अगले दिन लल्लन की पत्नी ने सुबह सुबह उठकर थोड़ी बिरयानी बना ली और अपने ससुर के साथ चल दी। ये मेरी बहू है, आज से ये मेरी मदद करेगी, आपको गरम गरम समोसे खिलाएगी। ये बहुत गुणी है। राजेंद्र, आज मुझे बहुत भूख लगी है, क्या और कुछ भी है खाने को? वैसे कहीं से बिरयानी की खुशबू आ रही है। मैं थोड़ी बिरयानी लाई हूँ, क्या आप वो खाना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, खिलाओ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट बनी है। रोज लाया करो, इसे खाने के लिए तो लाइन लग जाएगी। बेटी, ये काम अच्छा है, क्या कहती हो? हाँ पिताजी, इससे हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। कल से मैं ज्यादा बिरयानी बना कर लाऊंगी।
कुछ ही दिनों में उनका बिरयानी का कारोबार इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दुकान ले ली और उसे होटल बना लिया। पिताजी, आप दोनों ने इतनी मेहनत करके होटल बना लिया है। अब मैं भी इधर उधर घूमकर थक गया हूँ। आप कहें तो मैं आपके साथ मिलकर बिरयानी और चाय समोसे बेचूं? हाँ बेटा, बहू ने तो इस काम को इतना बढ़ा दिया कि अब हमें और लोग चाहिए जो हमारी मदद करें। अगर तुम भी हमारा साथ दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। सीख, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मेहनत किया जाए तो छोटा काम भी बड़ा हो सकता है। शहर के पागल खाने से एक दिन एक पागल को दूसरे पागल खाने बदली करने के लिए भेजा गया। पागल का नाम था गोपी। गोपी पागल होने से पहले एक ड्राइवर था। रास्ते में एम्बुलेंस रोककर एम्बुलेंस का ड्राइवर चाय पीने उतरा। देखो, यहीं रहना, मैं अभी आया। जी साहब, पर हम मेला देखने जाएंगे ना, मुझे झूला झुलाओगे ना? हाँ हाँ, अभी मेले का टिकट लेकर आता हूँ। गोपी ने कुछ देर ड्राइवर का इंतजार किया और गाड़ी को लेकर वहां से चल पड़ा। अरे अरे, रोको कोई, रोको उसे पागल ड्राइवर है, रोको रोको। गोपी को रास्ते में एक शादी होती नजर आई। अरे वाह, यहाँ तो मेला लगता है, मेला, चलो चलो अंदर चल के देखता हूँ। गोपी अंदर चला गया। उसने जी भर कर खाना खाया और एक बस की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। बाराती उसी बस में आकर बैठ गए। गोपी ने बस चला दी और सबको उतारकर बस को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। अब वो जहां जी चाहे वहां चला जाता, कभी भी किसी भी गाड़ी को चुरा लेता और अपनी मर्जी से कहीं भी लाकर खड़ा कर देता। ऐसा कई दिन चलता रहा। अब पुलिस को एक पागल और एक गाड़ी चोर की तलाश थी, लेकिन पुलिस को यह नहीं पता था कि दोनों काम एक ही व्यक्ति के हैं। एक दिन रात में गोपी एक गाड़ी के पीछे डिक्की में जाकर सो गया। वो गाड़ी एक बहुत बड़े डॉन की थी, जिसे पकड़ने के लिए 2 लाख का इनाम था। रात में डॉन एक सोने की डील करने दूसरे डॉन को मिलने पहुंचा। डील होते ही सारा सोना गाड़ी में रख दिया गया और वह उस डॉन के पास अगली डील की बात करने चला गया। तभी उसे वहां अपना ड्राइवर दिखा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेले की टिकट मिल गई, चलो चलो मेला देखने चलते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर के इशारे पर इंस्पेक्टर समझ गया कि यही गोपी है। अरे यह तो डॉन की कार है, इसका मतलब चोर कोई और नहीं, गोपी ही है। यही है जो गाड़ियां कहीं भी चलाकर खड़ी कर देता है। अरे गोपी, तुम्हें ये गाड़ी कहाँ से मिली? जहाँ से तुम लाए हो मेला वहीं लगा है, क्या तुम हमें वहाँ ले चलोगे? हाँ हाँ, चलो चलो, हम मेला देखने चलेंगे, पर गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। हाँ हाँ, तुम ही चला लेना। गोपी कार चलाता है और ड्राइवर और इंस्पेक्टर को अपने साथ उसी जगह ले जाता है जहाँ पर दोनों डॉन थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गोपी को 2 लाख रुपए का इनाम मिल जाता है, जिससे उसका इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में किया जाता है। कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर उसे एक ऑटो इनाम के रूप में दिया जाता है और उसकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। बांस की गन्ने का रस निकालने वाली मशीन। कासना गांव में गन्ने की खूब पैदावार हुआ करती थी। वहाँ के गन्ने बहुत रसीले और मीठे थे। वहाँ के लोग गन्ने की फसल होने पर उसका रस निकालकर उससे गुड़ और शक्कर बनाया करते थे। गांव के सभी लोग खुशहाल थे, लेकिन उनकी एक ही समस्या थी, वो थी गन्ने का रस निकालने वाली मशीन, जो कि गांव में सिर्फ मेहुल चौधरी के पास थी। और फसल कटने के समय लोग मेहुल चौधरी के पास जाकर उसकी मशीन में गन्ने का रस निकाला करते थे, जिसके बदले वो लोगों से पैसे लिया करता था। गांव में गन्ने की पैदावार बढ़ने के कारण मेहुल चौधरी का लालच बढ़ता ही चला गया और उसने लोगों से गन्ने का रस निकालने के ज्यादा पैसे वसूलने शुरू कर दिए। 1 साल फसल कटने के बाद सभी गांव वाले मिलकर मेहुल चौधरी के पास गए। सभी लोगों को इकट्ठा देख मेहुल चौधरी ने उनसे पूछा, अरे क्या बात है, सब लोग क्यों आए हो यहाँ पे? गन्ने लेकर नहीं आए? रस नहीं निकलवाना है क्या? अरे चौधरी साहब, हम पे कुछ तरस खाइए।
और गन्ने का रस निकालने के पैसे कुछ कम कर दीजिए। हम गरीबों का कुछ ख्याल कीजिए। हाँ हाँ चौधरी जी, आप खुद ही देखिए, कमाई के आधे पैसे तो हम आपको दे देते। गांव वालों की बातों का मेहुल चौधरी पर कोई असर नहीं होता। गांव वाले अपना सा मुंह लेकर वापस चले जाते हैं और गांव में इकट्ठा होकर इस बारे में बात करने लगते हैं। उसी गांव में श्याम सिंह नाम का एक लड़का रहता था। गांव वालों को ऐसे उदास देखकर उसने कहा, अरे चाचा, मुझे आप 2 दिन का टाइम दीजिए, फिर देखिए मैं आपकी समस्या का हल निकाल लूंगा। अरे छोड़ो श्याम बेटा, तुम क्या हल निकालोगे? चाचा, मुझे 2 दिन का टाइम तो दीजिए, फिर देखिए आप। ठीक है बेटा, हम तुम्हें 2 दिन का समय देते हैं, वरना हमें फिर मेहुल चौधरी के पास जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। श्याम सिंह अगले ही दिन जंगल जाकर बहुत सारे बांस काट कर लाता है और वो उन्हीं बांसों से अपने खेत में गन्ने का रस निकालने की मशीन तैयार कर देता है। मशीन तैयार करने के बाद वो गांव में वापस आता है और सभी गांव वालों को अपने खेत में चलने को कहता है। सभी गांव वाले श्याम सिंह के खेत में जाते हैं। सरपंच जी, ये देखिए गन्ने का रस निकालने की मशीन। गांव के सरपंच और बाकी लोग उस मशीन को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन सरपंच हंसते हुए कहता है, अरे बेटा, मशीन तो ठीक है, लेकिन गन्ने का रस निकालेंगे कैसे? ये चलेगी कैसे? सरपंच की बात सुनकर है और अपने बैलों को एक बांस के डंडे से मशीन के साथ बांध देता है और उन्हें गोल गोल घुमाने लगता है। बैलों के घूमते ही मशीन चलने लगती है। श्याम सिंह उसमें गन्ने डालता है और उस मशीन से ताजा ताजा गन्ने का रस निकलना शुरू होता है। यह देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। अब श्याम सिंह गांव वालों की मदद से गांव में 4 वैसे ही गन्ने का रस निकालने की मशीनें लगा देता है। और इधर मेहुल चौधरी अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी गन्ने का रस निकालने नहीं आता और उसकी मशीनें जंग खाकर गल जाती हैं। इसीलिए कहते हैं, किसी की परिस्थिति का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। एटीएम चोर। चंदू बचपन से ही बस स्टैंड पर भीख मांगता था। थोड़े थोड़े करके उसे अपने खाने के लिए पैसे तो मिल जाते थे, पर अब वह बड़ा हो गया था। वह एक दिन सोचने लगा कि अधिक पैसों को इकट्ठा करने के लिए क्या करे। मेरे पास इतना धन नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खाना और कपड़े पहनने का शौक है। मैं तो सदा लोगों से मांग मांग कर पैसे इकट्ठा ही करता रहता हूँ, पर कभी अपने शौक के लिए 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि अगर मैं सूट पहनकर घूमूंगा तो कोई मुझे भीख नहीं देगा। अब तो अपने शौक दबाने की आदत ही हो गई है। चलो गिनकर देखता हूँ आज कितने पैसे हो गए, फिर सोचूंगा क्या करना है। चंदू पैसे गिनना शुरू कर देता है। तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार लगे एटीएम मशीन पर जाती है, जहाँ एक आदमी पैसे निकाल रहा था। वह उससे जाकर भीख मांगता है। दे दे बाबू, भूखे को रोटी के लिए 5-10 रुपए दे दे बाबू। अरे तुम्हें भीख मांगते शर्म नहीं आती? हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे बाबू, मुझे क्या समझा रहे हो? आपने भी तो अभी भीख मांगी है इस मशीन से। यह सुनकर वह आदमी हंसने लगता है और उसे समझाता है, अरे भैया, ये तो मेरे अपने जमा किए हुए पैसे हैं। और वह चंदू को एटीएम मशीन और कार्ड के बारे में बताता है। चंदू ने कई दिनों तक एटीएम के बाहर खड़े होकर देखा और सोचा कि इससे पैसे निकालने के लिए क्या करे। फिर उसे एक तरकीब सूझी। आ गया आइडिया आ गया, मैं समझ गया मुझे इससे पैसे कैसे निकालने हैं। फिर वह सभी भिखारियों को इकट्ठा कर कहता है कि उसने बैंक वालों से मिलकर उनके लिए यह एटीएम खोला है, ताकि वे अपने पैसे जमा करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अरे यह तो बहुत अच्छा हुआ। लो भाई चंदू, मेरे पैसे भी जमा कर दो। हाँ, ये ठीक है। मैं अपने देश की सरकार से भी कहूँगा भिखारियों के लिए हर शहर में एटीएम खोले। कुछ दिनों तक सब अच्छा चला। भिखारी चंदू को पैसे देते, वो एटीएम में जमा करने का दिखावा करता और आवश्यकता पड़ने पर भिखारियों को चंदू पैसे वापस भी कर देता।
एक दिन चंदू ने कहा, अरे बाप रे, एटीएम तो खराब हो गया। अरे भाई लोग, जरा मेरी सहायता करो इसे खोलने में। सभी भिखारी चंदू की मदद करने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता चंदू उनसे एटीएम में चोरी करवा। एटीएम मशीन खोलते ही बैंक और पुलिस स्टेशन में अलार्म बज उठता है और पुलिस वाले आकर सभी भिखारियों को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो भीख मांगते मांगते चोरी करने लगे। चलो सब जेल में, वहां जाकर भीख मांगना। और पुलिस सबको पकड़कर कैद कर देती है। सूरजपुर नाम के एक गांव में अरुण करके एक आदमी रहता था। उसका पुराना फैन ठीक करने का व्यापार था। वह हर रोज गांव में जाकर सभी गलियों में घूम के फैन रिपेयर करके घर आता था। एक दिन जब वो बाहर गया था, उस दिन बहुत धूप थी। सुनो सुनो, फैन रिपेयर वाला आया। फैन जितना भी पुरानी हो ठीक करेंगे, जैसा भी हो ठीक करेंगे। ऐसा बोलकर गांव में जा रहा था, लेकिन शाम तक कोई भी उसे नहीं बुलाया। धूप ज्यादा होने के कारण वह थक गया था और उसे सरदर्द भी आने लगा। इसीलिए घर जाकर आराम करने की सोची। जब वह घर जाकर सो रहा था, ठीक 12 बजते ही कुछ ट्रैक्टर चलने की आवाज उसे सुनाई देती है, लेकिन उसको ट्रैक्टर तो दिखाई नहीं दी। वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन भी जब वो सो गया